फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर फीटल की लिम्स अगर छोटी हों तो उसको कैसे देखा जाए, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेट करा जाए एंड हाउ डू वी प्रोग्नोस्टिकेट, राइट। तो एक केस है और इस केस में मैं बता देता हूँ। सो दिस इज द कॉमनेस्ट, वन ऑफ द कॉमनेस्ट सॉर्ट ऑफ एन स्केलेटल डिस्प्लेसिया दैट वी एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस एंटीनेटल पीरियड। तो अगर इस बेबी को देखिए तो ये हाथ है और इस हाथ में हमको ट्राइडेंट हैंड की ये पॉसिबिलिटी लगती है कि दिस कुड बी ट्राइडेंट हैंड। फेस में देखिए तो ऐसा लगता है कि मिड फेस का हाइपोप्लेजिया हो सकता है और सर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा मैक्रोकेफेलिक एलिमेंट भी आ सकता है या सर ऐसा बड़ा लगता है, राइट। और फिर हम लोअर स्पाइन में आते हैं तो लोअर स्पाइन में जैसे लोअर स्पाइन की टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे हम स्पाइन में नीचे जाते हैं फ्रॉम लंबर टू सैक्रल, इंटरवेंट्रिकुलर इंटरवर्टिब्रल जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट वो सेम बराबर ही है। और अगर हम ये दिखा देते हैं, अगर हम इसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि वो छोटा हो गया है तो डायग्नोस्टिक हो जाता है वो। ये बायोमेट्री इसको ध्यान से देखिए तो हमको ये पता चलता है कि ये बीपीडी बिल्कुल नॉर्मल है, 50th सेंटाइल पे, हेड सर्कमफ्रेंस 50th सेंटाइल पे है। और फिर इसको देखें तो ये जो ये एफएल है तो ये छोटी हो गई है, ये -2 SD पे आ गया है। ये HL भी -2 SD पे आ गया है। तो अगर हम इसका कोरिलेशन देखें, ये दूसरी बोन है जिसको हम देख रहे हैं तो वो नॉर्मल है, राइट। और इसका अगर कोरिलेशन देखें एफएल के साथ में हेड सर्कमफ्रेंस का तो वो नीचे आ जाता है। तो राइजोमिलिक स्केलेटल डिस्प्लेसिया है, राइट। और एक ये डिफरेंट केस में हमने देखा था तो वी आइडेंटिफाइड दिस पैथोजेनिक म्यूटेशन। जो लिम्ब होती है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्म, फोर आर्म और हैंड्स, राइट। तो अगर ह्यूमरस और फीमर के अगर छोटापन होता है तो उसको राइजोमिलिया बोलते हैं। और मिड आर्म या फोर आर्म की छोटापन होता है तो उसको या रेडियस अल्ना, और टिबिया फिबुला का छोटा होता है तो उसको हम मीजोमिलिया बोलते हैं। और अगर सभी चीज़ें छोटी हैं तो माइक्रोमिलिया हो जाता है, राइट। तो हेटेरोजाइगस अकोंड्रोप्लेजिया एक कॉमनेस्ट स्केलेटल डिस्प्लेसिया है। तकरीबन 1/20,000 से 25,000 फीटसेस के अंदर वो पाया जा सकता है। एंड यूजुअली इट प्रेजेंट विद राइजोमिलिक सॉर्ट ऑफ एन स्केलेटल डिस्प्लेसिया। ये 4-5 वैरायटी का हो सकता है। कॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया पंक्टेटा हो सकता है जिसमें हम एपिफिजियल स्टेपलिंग देखने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली कैन्युक्लोइडी या डाउन सिंड्रोम का तो मार्कर है, वो भी हो सकता है। दूसरा वो हेटेरोजाइगस अकोंड्रोप्लेजिया भी हो सकता है। ये यूजुअली एन ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होता है और ये फादर के थ्रू आता है। तो एडवांस्ड पैटर्नल एज, जब फादर की एज 38 ईयर से प्लस हो जाती है तो वो थोड़ा सा एक हाई रिस्क बन जाता है, राइट। और इन सब केसेस में व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई इज दिस कि जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है। दिस इज व्हाट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज फ्रॉम 28 वीक्स ऑनवर्ड्स, राइट। तो जो सर है वो 2 हफ्ते तकरीबन बड़ा आने लग जाता है और जो एफएल और जो HL है, जो फीमर और जो ह्यूमरस है वो तकरीबन 2 हफ्ते से लैग करना शुरू कर देती है। दिस इज द अर्लीस्ट इंडिकेशन दैट प्रोबब्ली वी कैन गेट इट एट समथिंग 28 वीक्स। वो जो लैग है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो मार्कर है वो ये इस तरह का बता सकता है कि ये राइजोमिलिक स्केलेटल डिस्प्लेसिया हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपन हेटेरोजाइगस अकोंड्रोप्लेजिया की बात करते हैं तो उसमें मैक्रोकेफेलिया मिल सकती है, मिडफेस हाइपोप्लेजिया मिल सकता है। और हम ऐसा देखने की कोशिश कर सकते हैं कि जो बेबी का जो हैंड है वो उसके सारे 3, 4, 5 जो डिजिट्स होती हैं वो सब बराबर हो जाती हैं। एंड देन द बेबी इज नॉट एबल टू फ्लेक्स, शॉर्ट चबी हो जाती हैं और उनके बीच में इंटर डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा उसको फ्लेक्स नहीं कर पाता है, जिसको ट्राइडेंट हैंड बोलते हैं। और हम स्पाइन को भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि स्पाइन जब हम लंबर वर्टिब्री से सैक्रल वर्टिब्री में या हम ऊपर से लेके जब नीचे जाते हैं तो ग्रेजुअल देयर इज अ वाइडनिंग ऑफ द पेडिकल। अगर वो पेडिकल की डिस्टेंस बराबर रह जाती है और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हमें दिखा देते हैं कि वो टिपर डाउन हो रही है तो वो पैथोग्नोमिक हो जाता है। इस बात के लिए कि वो राइजोमिलिक स्केलेटल डिस्प्लेसिया है और अकोंड्रोप्लेजिया है, राइट। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम यूजुअली इन सब चीज़ों के लिए हम एनकाउंटर कर ही रहे हैं। तकरीबन 2 से 3% या 4% ऑफ द केसेस के अंदर हम वी कैन आइडेंटिफाई स्केलेटल डिस्प्लेसिया है। अब चूंकि एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस या एमनियोसेंटेसिस एक वाइड स्प्रेड ये कॉमन सी बात हो गई है और हम कंप्लीट जेनेटिक इवैल्यूएशन बेबी की कर सकते हैं। सो व्हाट वी आइडेंटिफाइड इन दिस डिफरेंट केस, एक दूसरे केस में व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज अ पैथोजेनिक म्यूटेशन। तो वो माइल्ड माइक्रोमिलिया के लिए वो पैथोजेनिक म्यूटेशन आया था। तो मीनिंग देयर बाय दैट इट इज ऑल important and warranted that probably we must
investigate the baby so as to identify what exactly is happening, right? तो पहला तो ये है क्या, ये constitutionally short है, ये skeletal dysplasia है, दूसरा ये mild, moderate और severe variety किस variety का है, and what are the complications that probably what we can expect, क्योंकि genetic mutation सबके अलग अलग हो सकते हैं, hypochondroplasia, pseudohypochondroplasia, achondroplasia, heterozygous, or probably we can have Steele syndrome, we can have a Larson, we can have a thanatophoric dysplasia type 2, and we can have a niche dysplasia. So there are multiple etiologies, right? Okay, तो genetic evaluation होना लाजमी सी बात हो जाती है, warranted है, and once we identify the genetic mutation तो बहुत हद तक हम उसको diagnose कर लेते हैं, and we can identify the cause, we can prevent those complications happening, and then there is a lot of things to talk about, and it could lead to a detailed genetic counseling, right? So meaning thereby that identification of these mild skeletal dysplasias, they do have a lot of ultrasound findings to look around for: midface hypoplasia, macrocephaly, trident hands, gradual tapering of the lumbar the vertebrae when we get into the sacrum, and then we can have a central gap. So that is what it is, and therefore that might give you this sort of an indication that probably we are dealing with some skeletal dysplasia, right? So investigation is very, very important. Thank you very much for your patient listening.